हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रचना चौधरी और आज हम बात करेंगे एनपीएस के बारे में। हमें समझने की कोशिश करेंगे कि एनपीएस कब आया, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि एनपीएस जो है वो 2004 में आया था, वो भी सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। धीरे धीरे इसको सबके लिए ओपन कर दिया गया इन 2009। अब एनपीएस में क्या होता है कि आप थ्रू आउट योर वर्किंग लाइफ, जब तक आपकी जॉब है, आप थोड़ा थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट करते हो अपने पेंशन अकाउंट में। फिर उसके बाद में एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको एक लमसम मिल जाता है और बचे हुए पैसे की आपकी एन्युटी बन जाती है, जिसको आप पेंशन की फॉर्म में हर महीने रिट्रीव कर सकते हैं। अगर आपको पेंशन अकाउंट ओपन करवाना है तो आपकी जो एज है वो 18 से 60 ईयर्स ओल्ड होनी चाहिए और आप इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए आपके पास। अगर आपको पेंशन अकाउंट ओपन करवाना है तो आप अपने पीओपी जाएंगे। पीओपी होता है पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। पॉइंट ऑफ प्रेजेंस जो होते हैं वो हमारे एनपीएस ऑथराइज्ड होते हैं। अगर आपने ये चेक करना है कि आपके नियर अबाउट कोई एनपीएस है या नहीं, तो आप क्या करोगे, पीएफआरडीए की वेबसाइट पर चेक करोगे। पीएफआरडीए क्या होता है, जो हमारे एनपीएस को रेगुलेट करता है। जैसे जो हमारे एसबीआई होते हैं उनको कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई रेगुलेट करता है। अगर आप अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो आप क्या करोगे, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करोगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद में आपको एक 12 डिजिट PRAN मिलेगा, जो कि होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। ये यूनिक होता है, जैसे कि आपका पैन नंबर यूनिक होता है। एनपीएस आपको दो तरीके का अकाउंट ऑफर करता है, एक होता है टीयर 1, एक होता है टीयर 2। टीयर 1 जो होता है हमारा, वो मैंडेटरी अकाउंट होता है। टीयर 2 हमारा वॉलेंट्री होता है। टीयर 2 अकाउंट के अंदर आप कभी भी पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन टीयर 1 अकाउंट के अंदर कंडीशंस होती हैं। वैसे तो आप यहाँ से अकाउंट से पैसा रिट्रीव नहीं कर सकते, पर इसकी फिर भी दो कंडीशन होती है इमरजेंसी के लिए। जैसे टीयर 1 के अंदर आप क्या करोगे, अगर आपके अकाउंट को 15 साल हो गए हैं तो आप अपने अकाउंट से एक लोन ले सकते हो, जो आपको रीपे करना होगा। दूसरा होता है कि अगर आपके अकाउंट को 25 साल हो गए हैं तो आप अपने अकाउंट से 50% ऑफ कॉर्पस विड्रॉ कर सकते हैं, वो आपको वापस नहीं देना होता। ये था टीयर 1 और टीयर 2 का। लेकिन अगर आपको टीयर 2 अकाउंट ओपन करना है तो टीयर 1 अकाउंट होना मैंडेटरी है। टीयर 1 अकाउंट के बिना आप टीयर 2 अकाउंट ओपन कर ही नहीं सकते। जब आप अकाउंट ओपन करवाने जाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका टीयर 1 अकाउंट ही ओपन होगा पहले, फिर उसके बाद में आप टीयर 2 अकाउंट ओपन कर सकते हैं। टीयर 1 अकाउंट के अंदर आपने 6000 मिनिमम फाइनेंशियली डिपॉजिट करना होता है। अगर आप ये मेंटेन नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट फ्रीज़ हो जाएगा। अगर आपका अकाउंट फ्रीज़ हो गया तो आपको पीओपी विज़िट करना पड़ेगा। पीओपी जाने के बाद में जितने टाइम से आपने अमाउंट पे नहीं करा है वो भी अमाउंट देना पड़ेगा और 100 रुपये की पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। तो बेटर है कि आप अपने अकाउंट को फ्रीज़ ना होने दें। नेक्स्ट इज़, अगर मान लो अगर हम ये सोचते हैं कि क्या इसमें गवर्नमेंट भी कुछ कंट्रीब्यूट करती है, तो ये गलत है। इसमें हमारी गवर्नमेंट कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करती। नेक्स्ट इज़, अगर हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पैसे को कौन मैनेज करता है। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके पैसे को कौन मैनेज करता है, LIC फंड मैनेजर्स, UTI फंड मैनेजर्स एंड SBI फंड मैनेजर्स। लेकिन अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपके पैसे को कौन मैनेज करेगा, FDFC और UTI, ICICI और बहुत सारे फंड मैनेजर्स हैं जो आपके पैसे को मैनेज करते हैं। अब ना हमारे पास NPS जो है हमें दो चॉइस देता है। एक देता है एक्टिव चॉइस और एक देता है हमारे पास ऑटो चॉइस, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक्टिव चॉइस में क्या होता है, इन्वेस्टर जो है, सब्सक्राइबर जो है, वो खुद डिसाइड करेगा कि उनको पैसे किस रेशो में एसेट में डिवाइड करने हैं। ऑटो चॉइस में क्या होता है कि जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो एक चार्ट बनाकर दे देते हैं सब्सक्राइबर को उनकी एज के अकॉर्डिंग, कि इनको किस रेशो में पैसा डिवाइड करना चाहिए। क्योंकि जो हमारा एसेट क्लास ई होता है उसमें पैसा हमारा इक्विटी के अंदर जाता है। इक्विटी मतलब स्टॉक मार्केट में जाता है। तो उसी हिसाब से वो चार्ट बना के देते हैं, जिससे कि वो चार्ट हमारा लो रिस्क पे रहे, ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ऑटो चॉइस में आप अपनी मर्जी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब हम इन तीनों एसेट्स को ध्यान से समझ लेते हैं। एसेट क्लास ई के अंदर हमारा इक्विटी में पैसा जा रहा है। एसेट क्लास सी के अंदर हमारा कॉर्पोरेट बॉन्ड में जा रहा है। एसेट क्लास जी के अंदर हमारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जा रहा है। एसेट क्लास ई में हमारा कहाँ जा रहा है, स्टॉक मार्केट में, इक्विटी के अंदर जा रहा है। तो अब डिपेंड करता है कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको कितना पैसा मिलेगा, मार्केट की कंडीशन क्या है। क्योंकि अब जब तक आप पैसा
डिपॉजिट कर रहे हो तो बीच बीच में मार्केट अप भी हुई होगी, डाउन भी हुई होगी, है ना, तो उस हिसाब से आपका कॉर्पस बन जाता है। तो इसमें एज़ कम्पेयर टू सी एंड जी, ई में हमारा रिस्क ज़्यादा रहता है, सी और जी में हमारा कोई रिस्क ज़्यादा नहीं रहता है। अब बात करते हैं व्हाट आर द टैक्स बेनिफिट्स अवेलेबल फॉर एनपीएस। अगर हम बात करते हैं 80CC-D1 की, तो इसमें क्या होता है, हमारे पास 1 लाख का जो टैक्स रिबेट है वो हमें मिल जाता है। लेकिन अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं पैसा, तो आपको 50,000 एक्स्ट्रा रिबेट मिल जाता है। ठीक है, तो आप पूरा ईयर में 2 लाख की रिबेट शो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप वर्किंग हैं तभी आप पैसा एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तब भी आप एनपीएस में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, 10% ऑफ योर ग्रॉस सैलरी। अब बात करते हैं कि आप एनपीएस से कब मनी विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि ये पेंशन प्रोडक्ट है एनपीएस, है ना, तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप रिटायरमेंट पे ही पैसा विड्रॉ करोगे। तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आप अपने कॉर्पस का 60% लमसम विड्रॉ कर सकते हैं। बचे हुए 40% की एन्युटी हो जाती है, जिसपे जो कि टैक्सेबल होती है एज़ पर योर टैक्स स्लैब, राइट। तो 60% पे आपकी जो लमसम बना है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, 40% पे आपका टैक्स लगता है। अब बात आती है क्या हम अपने लमसम को डेफ़र कर सकते हैं 60 ईयर्स के बाद भी? हाँ, कर सकते हैं। आप उसको 70 ईयर्स ओल्ड तक उसको डेफ़र कर सकते हैं। अगर मान लो आपने कंटिन्यू नहीं करना एनपीएस, ठीक है, आपको लीव करना है एनपीएस, तो क्या होगा ना कि आपका उस टाइम तक जितना भी कॉर्पस बना होगा उसका 20% ही आप विड्रॉ कर पाओगे। बाकी का जो 80% होगा उसको आपको एन्युटी में ही कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, ये कंडीशन है। तो बेटर इज़ कि आप उसको लीव ना करें, है ना। 20% विड्रॉ ही होगा, 80% तो फिर भी आपने एन्युटी में कन्वर्ट कराना है। अब बात आती है कि इफ़ अ सब्सक्राइबर डाइज बिफोर 60 ईयर्स, अगर सब्सक्राइबर एक्सपायर हो जाता है 60 साल से पहले, तो उस पैसे का क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, उसके पैसे को नॉमिनी को दिया जाएगा। नेक्स्ट, एन्युटी क्या होता है? एन्युटी एक रेगुलर इनकम है जिसे आप मंथली भी ले सकते हैं, क्वार्टरली भी ले सकते हैं और एनुअल भी ले सकते हैं। स्पेसिफाइड रेट ऑफ अ स्पेसिफाइड पीरियड चूजन बाय द सब्सक्राइबर, डिपेंड करता है आप किस टाइम पीरियड में लेना चाहते हैं, उसी टाइम पीरियड के हिसाब से सारे रूल्स और रेगुलेशन अप्लाई किए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ हमारे पास जो है एन्युटी सेलेक्ट करने के 7 वेज हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सा तरीका अपनाना चाहते हैं एन्युटी का। आज के लिए सिर्फ इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हमें अपनी जो रिटायरमेंट के टाइम पे जो हमें लमसम मिल रहा है, हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे एन्युटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।